नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनएन टॉप पर। आज अपना लेक्चर सीरीज़ जो शुरू करेंगे वो हम संविधान के वैचारिक आधार का जो नेक्स्ट टॉपिक है मूल कर्तव्य दिया हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने प्रस्तावना और मूल अधिकार के जो भी वैचारिक आधार हैं उसको हमने देख लिया है और आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियो इसके पड़े हुए हैं, उसको देख सकते हैं आप। तो हम ये नया टॉपिक शुरू करेंगे, आज ही ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, वो नीति निर्देशक तत्व होंगे। तो शुरू करते हैं मूल कर्तव्य का अपना ये टॉपिक। देखिए, संविधान के वैचारिक आधार में जो मूल कर्तव्य है वो संविधान जो हमारा बना था जब, उसके मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। मूल कर्तव्य का प्रावधान संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था। इसे बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, मूल कर्तव्य का जो विचार लिया गया है, मूल कर्तव्य का विचार हमारा किससे प्रेरित है? रूसी संविधान से प्रभावित है। तो मूल कर्तव्य क्या था? मूल संविधान में नहीं था और इस प्रभावित जो हुआ था वो रूसी संविधान से हुआ था। इमरजेंसी के समय ये पूरा देखेंगे आप कि मूल कर्तव्यों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि उस समय इमरजेंसी में इंदिरा गांधी पूरे उसमें रहती हैं, एक्टिव रहती हैं और नागरिकों से ये उम्मीद करती हैं कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है या राष्ट्र का जो भी धरोहर है, जो भी चीज़ें राष्ट्र को संजोने वाली हैं, उस सब का संरक्षण करना किसी भी जिम्मेदार नागरिक का हक होता है, मतलब कर्तव्य होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी जी ने इस संशोधन करके इसको संविधान में डाला था। हम देखेंगे आगे। 1976 में, यानी कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। इसी समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद इसको जोड़ा गया। और ये जोड़ा कैसे गया? एक संविधान संशोधन हुआ संविधान में। वह संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन था, जिसे 1976 में पारित किया गया। और संविधान में इसी संशोधन के माध्यम से एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, या 4A जिसको बोल सकते हैं आप, 4A या 4 क जोड़ा गया। उसी में क्या है, उसी भाग के तहत संविधान में जो मूल कर्तव्य है उनको दिया गया था। आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसने अपने रिकमेंडेशंस में केवल 8 मूल कर्तव्यों की चर्चा की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया। लेकिन यानी कि हम कहेंगे कि क्वेश्चन अगर आता है कि सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उसमें कितने मूल कर्तव्यों की चर्चा थी, तो हम 8 लिखेंगे, लेकिन उसमें 2 और जोड़ा गया तो 10 हो गया। लेकिन एक और संशोधन हुआ, आपको पता होगा 2002 में एक संशोधन हुआ, इसमें मूल कर्तव्यों को एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, वो हम देखेंगे लाइन से, अभी उसके एक स्टेप्स को देखेंगे। तो इस प्रकार वर्तमान में जो स्थिति है वो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है? 11 है। ये देख लिए। मूल कर्तव्य जो है, कर्तव्य का मतलब क्या है? कर्तव्य क्या है? आपके देश के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके सगे संबंधियों के प्रति जो एक कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य, उसी कर्तव्य की अपेक्षा एक सभ्य नागरिक से की जाती है। और वे जो सारे कर्तव्य हैं जिससे राष्ट्र क्या है, विखंडित ना हो, राज्य में एकता स्थापित हो, राज्य की विविधता का क्या हो, सम्मान हो, राज्य निरंतर अपने आदर्शों को पकड़ करके आगे बढ़ता रहे, इन सब चीज़ों से उम्मीद की जाती है कि जब कर्तव्य हम निभाएंगे तभी एक देश उत्तरोत्तर अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। और एक चीज़ ये भी कही जाती है राजनीति विज्ञान में कि कर्तव्यों के वातावरण में ही मूल अधिकार व्यक्ति के सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि आपका जो अधिकार है वो तभी सुरक्षित रहेगा जब सामने वाला नागरिक उसका पालन करेगा, अपने कर्तव्य समझेगा कि आपके मौलिक अधिकार को सम्मान देना, उसका पालन करना। जैसे अगर हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो हम स्वतंत्रता का अधिकार हम अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला जो नागरिक है, सामने वाला व्यक्ति है, वो हमारी इस स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करे, उसका पालन करे, तो उसका ये कर्तव्य बन जाता है। तो इसलिए किसी का कर्तव्य किसी के लिए मूल अधिकार बन जाता है और किसी का मूल अधिकार किसी के लिए कर्तव्य बन जाता है। इसलिए मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब तक किसी सभ्य समाज में कर्तव्यों की सूची नहीं होती है, वहाँ पे अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम मूल कर्तव्य की इस पूरे महत्व को देख सकते हैं और उसकी एक एक सूची जो संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा गया है भाग 4 क में 51 क की लिस्ट है, 51 क
अनुच्छेद से शुरू होता है और उसमें ABCDEF इसी तरह से जाता है आगे और 11 मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो अब शुरू करते हैं उन कर्तव्यों की जो संविधान में दिया गया है। पहला कर्तव्य 51 क में क्या हुआ, 51 क में जोड़ा गया है भारत के नागरिकों को जो कर्तव्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला संविधान का पालन करें, यानी कि नागरिकों से यह उम्मीद की जाती है, उनका ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान, ये 4-5 टर्म्स हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, संस्थाओं और आदर्श, ये 4-5 टर्म्स हैं। इसी का आदर करे, एक सभ्य नागरिक से उम्मीद की जाती है कि इसी का सम्मान करे। इसका सम्मान करना एक आदमी, एक नागरिक का क्या होगा, ये कर्तव्य होता है, ये करना चाहिए उसे। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए एवं उसका पालन करें। देखिए, ये हूबहू संविधान की ही भाषा है। आपको दिमाग में रखना बस इतना है कि इसके टर्मोलॉजी आपके दिमाग में रहे, ताकि क्वेश्चन अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं आते, दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके दिमाग में ये 11 टर्म्स अगर हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा करके उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो हमारे पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, गिना देना आपको और टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में डाल देना, ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए और उसका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। टर्म्स क्या है, प्रभुता, एकता और अखंडता, इसकी रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। चौथा मूल कर्तव्य क्या है, देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे यानी प्रोटेक्शन करे, उस देश के विरोधी गतिविधियों में लिप्त न हो, देश की रक्षा करे और अगर बुलाया जाता है, आवश्यकता पड़े तो वो राष्ट्र की सेवा भी करे। ये चौथा है। पांचवा मूल कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। इस भावना का निर्माण कैसे होगा, जो भाषा, धर्म, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। समरसता तभी कैब होगी ना जब हम किसी को बिना धर्म, भाषा या प्रादेशिक विभाजन के आधार पर उससे संबंध स्थापित करें, उसकी चीज़ों का सम्मान करें, उसका उपहास न उड़ाएं। समरसता तभी बनती है, तभी भ्रातृत्व आता है, समान भ्रातृत्व की भावना आती है कि हम एक ही देश के नागरिक हैं, भले विविधता है तो क्या हुआ, लेकिन हम एक ही यूनिट हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीद की जाती है सभी लोग समरसता और समान भ्रातृत्व का क्या है, सम्मान करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आपको पता है कि हमारे इतिहास में तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, शिशुवध इत्यादि जैसे कृत्य ऐसे रहे हैं, कुकृत्य जो समाज के लिए काफ़ी विघटनकारी रहे हैं, उसको पीछे की तरफ लेके गए हैं। तो ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, क्योंकि भारत की किसी भी पॉपुलेशंस की 50% जो पॉपुलेशंस होती है वो क्या होता है, फीमेल का ही होता है, स्त्रियों का ही होता है। यानी कि जब उनका सम्मान करेंगे वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आएंगी तो हमारी प्रगति दोगुनी होगी और समाज और समृद्ध होगा। तो स्त्रियों के सम्मान करें और ऐसी सारी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां मूल कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे परिरक्षित करे। सामाजिक संस्कृति मतलब विविधता में एकता, सभी सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी जो हमारे संस्कृति के मूल आधार हैं, इसका सम्मान करें, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, बड़ों का आदर करें। हमारे जो पुरखा पुरनिया हैं, जो ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके आदर्शों को संजोए, उनकी चीज़ों को सहेज करके आगे ले जाए, तभी सामाजिक संस्कृति को हम संजो के रख पाएंगे और भारत आगे की तरफ बढ़ेगा। तो उसके क्या, छठवां क्या था, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे परिरक्षित करे, छठवां। सातवां देखते हैं, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, ये टर्म से याद रखें, वन्य जीव, नदी, झील और वन, इसका क्या है, रक्षा करें तथा उसका समर्थन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। पर्यावरण की समस्या जग जाहिर है, आप सभी लोग परिचित हैं, पर्यावरण की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण हो चुका है इस समय। तो इसीलिए इसको डाला गया है कि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने आसपास का जो वातावरण है उसकी रक्षा करे और उस वातावरण के तहत आने वाले वन, झील, नदी तथा वन्य जीव जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन करे, उनका समर्थन करे तथा उस प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां मूल कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
मतलब आपकी जो भी विचार हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, उसमें किसी तरह की रूढ़िवादिता ना हो, उसमें अतार्किकता ना हो, उसमें मौलिकता होनी चाहिए और कारण कार्य आधार पर ही आधारित होनी चाहिए। बिना कारण और वाजिब कारण के कोई चीज़ नहीं होती। तो आपको दृष्टिकोण ऐसा रखना है जो अतार्किक ना हो, जिससे किसी समाज का जो किसी समाज में विभेद न पैदा करे, किसी के बीच वैमनस्यता न पैदा करे, ऐसा दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। मानववाद मतलब मानव केंद्रित विचारधारा होनी चाहिए। सारे मानव मात्र की भलाई होनी चाहिए। सभी मानव मात्र एक हैं। मानवाधिकार आप पढ़ेंगे आगे, मानवाधिकार के अंतर्गत ही ये सब आएगा मानववाद। और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये 8वां मूल कर्तव्य। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यह उम्मीद क्यों की जाती है? क्योंकि आप देखेंगे आजकल हड़ताल या किसी तरीके का जब कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उसमें आगजनी, किसी गाड़ी को आग लगा देना, किसी सरकारी भवन को आग लगा देना इत्यादि घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं। तो ये क्या होता है, हमारे ही संपत्ति जो सरकार ने हमारे ही टैक्स से हमारे लिए सृजित की है हमारी सुविधा के लिए, उसका बड़े पैमाने पर ह्रास होता है और इससे क्या होता है, राष्ट्र की प्रगति प्रभावित होती है। तो सार्वजनिक संपत्ति को इसलिए उम्मीद की जाती है कि हर नागरिक उसको सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ये 9वां मूल कर्तव्य है। 10वां क्या, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे निरंतर हमारा राष्ट्र बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। लास्ट इसका मूल कर्तव्य का ये जोड़ा गया, आपको पता है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया और बाद में इसी को मूल कर्तव्य में भी इसको 21A में, मूल अधिकार में भी इसको जोड़ा गया 21A में, और बाद में एक्ट बना करके इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था। एक्ट क्या था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसको बना के इम्प्लीमेंट किया था। तो जब मूल का अधिकार बनाया गया तो इसको जोड़ा गया 11वें नंबर पे। इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष उम्र तक के बीच के जितने भी बच्चे होंगे उसको शिक्षा का अवसर क्या है, समान रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि मौलिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देना एक आम नागरिक का और राज्य का कर्तव्य होगा। ये हमारे पूरा मूल कर्तव्य जो 11 है उनकी संख्या उसके हिसाब से हमने देखा। अब इससे संबंध में इस मूल कर्तव्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उसको देख लेते हैं। इसका महत्व देखेंगे कि क्यों है। हमने पहले महत्व तो इसका और बता ही दिया आपको कि क्या इसका महत्व है, लेकिन एक दो चीज़ और है। जैसे कर्तव्य के वातावरण में ही मौलिक अधिकार क्या हो, सुरक्षित रह सकते हैं, ये तो हम बता दिया आपको। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में है, क्योंकि ये जो आपको मूल कर्तव्य दिए गए हैं इसमें ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण आपने देखे हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भी हैं। जैसे हिंसा से दूर रहना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न करना और एकता और अखंडता को बनाए रखना, संविधान का सम्मान करना। ये क्या है, ये सभी क्या है, हमारी राष्ट्र की एकता को आगे लेकर जाते हैं। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी है, यानी आम नागरिक से उम्मीद की जाती है कि इसका ये अनुपालन करें। और एक महत्व है, मूल कर्तव्य से शासन के प्रति प्रतिबद्धता और अनुशासन विकसित होता है। अगर इसी चीज़ों का सभी नागरिक पालन करें तो वाकई में दोस्तों ये एक अनुशासन विकसित होगा लोगों में और राष्ट्र में शांति और समृद्धि निश्चित रूप से आएगी। मूल कर्तव्य से संबंधित एक समिति गठित की गई थी, वर्मा समिति। मूल कर्तव्य के कुछ प्रावधानों को चुनकर उनके क्रियान्वयन के लिए वर्मा समिति ने ही कुछ कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था की थी, जिसको हम देख लेते हैं संक्षेप में कि वर्मा समिति ने इसमें क्या क्या बताया था। देखिए, वर्मा समिति ने रिकमेंड किया, उसके बाद ही राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 क्या हुआ, इन्फोर्स में आया। यानी कि राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य होगा। इसका उल्लंघन करने पे उसको दंडित किया जा सकता है, संज्ञेय अपराध बताया गया है। राष्ट्र गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 वर्मा समिति के रिकमेंडेशंस पे। फिर एक एक्ट बनाया गया, हाँ, यह जो राष्ट्र गौरव सम्मान अधिनियम था 1971 का, इसमें क्या था कि भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अनादर का निवारण है। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों चीज़ों का कहीं अनादर करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। तो 1971 में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा अधिनियम भारतीय दंड संहिता घोषणा करता है, क्या करता है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अध्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। यानी कि राष्ट्रीय अखंडता से संबंधित अगर कोई पूर्वाग्रह आपके अंदर है
और उसका अध्यारोपण करते हैं समाज में, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। ये भारतीय दंडता आईपीसी में दिया गया है इसके बारे में। इसके अलावा आपको पता ही है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है, दुर्लभ रूप से पाए जाने वाले प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। ये एक्ट तो पुराना है, उसके बाद ये बना था आपका मूल कर्तव्य, लेकिन 2002 में इसमें क्या हुआ, संशोधन किया गया था। इन सब चीज़ों को ही ध्यान रख करके 2002 में इसमें संशोधन भी किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 संशोधन अधिनियम बोला जाता है उसको, तो उसमें इसको ध्यान दिया गया है कि मूल कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, आपको पता है मूल कर्तव्यों में एक हमारा है वन का पर्यावरण का सुरक्षा करना और उसका समर्थन करना, जिसमें क्या है, वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव है। तो वन संरक्षण अधिनियम के माध्यम से ही वनों की प्रोटेक्शन, वनों का प्रोटेक्शन सुनिश्चित होता है। ये एक्ट बनाया गया और आप इससे काफ़ी परिचित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ एक्ट थे जो मूल कर्तव्यों के इनेक्टमेंट के लिए बनाए गए थे बर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर था संवैधानिक आधार, और उसमें हम मूल कर्तव्य देख रहे थे, ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे, नीति निर्देशक तत्वों में जो संवैधानिक वैचारिक आधार हैं उसको देखेंगे और उसके आगे वाले टॉपिक को भी ऐसे डिस्कस करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।